Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to the channel. So, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने चालू किया था, जिसमें हमने देखा था कि हमारी इनकम ओवरऑल इकोनॉमी में किस टाइप से सर्कुलेट होती है, घूमती है, कौन कौन सी चीजें की जरूरत पड़ती है। वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था। अब हम सेकेंड पोर्शन में आएंगे, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आप लोग को स्क्रीन दिख रही होगी, और अगर आप लोग को स्क्रीन नहीं दिख रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैम अभी स्क्रीन में हमें नहीं दिख रही है। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा बताया था। अब थोड़ा सा और सुन लो, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या था? मींस मैक्रो मींस होल। दो ब्रांचेस होते हैं। किसके दो ब्रांचेस होते हैं? इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस होते हैं। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, यानी इंडिविजुअल की स्टडी होती है। सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ पे हम पूरे इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, होल वर्ड आता है, WHOLE, होल वर्ड आता है, जिसमें हम पूरे इंडिया के हर एक पोर्शन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है पूरे इंडिया में, उसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बार डेफिनेशन तुम देखो। हम्म, यहाँ पे देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, जिसमें हम पूरे इकोनॉमी के बारे में पढ़ते, होल वर्ड यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, फोकस फोकस किस में रहता है? यानी इंडिया की प्रॉब्लम्स, ओवरऑल इंडिया की क्या प्रॉब्लम्स है उसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे हम माइक्रो में एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, यानी कि उसकी स्कैरसिटी, उसकी अनलिमिटेड बॉन्ड्स, ये सब की प्रॉब्लम हम वहाँ पे सॉल्व करते थे, किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एंड मैक्रो में पूरे की पूरी इंडिया की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नेशनल इनकम, इंडिया की नेशनल इनकम ज्यादा है, कम है, अगर कम है तो कैसे बढ़ाए उसके बारे में। एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस लेवल एंड जनरल वेलफेयर, ये सब आ जाता है किसके अंदर? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वन पर्सन इनकम, इन एक पर्सन की इनकम छोड़ के मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द टोटल इनकम ऑफ द एंटायर कंट्री। अगर इनकम के बारे में बात कर रहे हो तो वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा बताओ? माइक्रो आएगा या मैक्रो आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम सब की इनकम मिला के पूरी दुनिया में जितने भी पर्सन है सबकी इनकम मिलाएंगे, उन सबकी इनकम के बारे में हम एग्रीगेट में टोटल में बात करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखो इस चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट में ना इतने सारे चीजें आ जाती है, इतने सारे कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको इकोनॉमिक्स एजेंट कौन होते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में हम पढ़ेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम के बारे में पढ़ेंगे, स्टॉक फ्लो क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ मैक्रो, नॉमिनल रियल इनकम एंड मैक्रो इक्विलिब्रियम, ये सब आ जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल इंडिया में क्या चल रहा है, छोटी छोटी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। सिटीजन कौन होता है, रेसिडेंट कौन होता है, उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, ये सारी चीजें हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम चालू करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी से चालू करेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी, व्हाट डू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी गाइस? डोमेस्टिक यानी क्या?
डोमेस्टिक यानी वो होता है मेरी बाउंड्री, मेरा घर, ठीक है। डोमेस्टिक हम बोलते हैं कि तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, क्या। देखो डोमेस्टिक टेरिटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम। अगर आप डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ रहे हो किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आगे जो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम। अकॉर्डिंग टू लेमैन लैंग्वेज डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स domestic territory means political frontier of a country. However, for the purpose of national income accounting, it is used wider sense. यानी जब आप अकाउंटिंग करोगे, यानी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो डोमेस्टिक टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट वहाँ आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब देखो डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली यानी क्या होता है कि जहाँ पे तुम रहते हो, आप इंडिया में रह रहे हो, ठीक है, वो आपकी क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी मम्मी बोलती है घर पे, क्या बोलती है कि भाई तुम, ये तुम्हारा घर, क्या, ये तुम्हारा घर, समझ लो तुम रहते हो दूर। और मम्मी बोलती है कि नहीं, मान लो तुम रहते हो सेक्टर साइड, और इस साइड क्या हो जाता है पटरी बार, जिसे हम बोलते हैं PPR, पटरी, ठीक है। तो मम्मी क्या बोलती, देख बेटा तुझे जहाँ घूमना है घूम, लेकिन सेक्टर के उस साइड नहीं जाना। क्या बोल रही है मम्मी तुम्हें कि ये जो तुम्हारा एरिया है, ये जो तुम्हारा एरिया है सेक्टर एरिया, इस सेक्टर के बाहर तुम्हें अलाउड नहीं है घूमना। तुझे जहाँ घूमना है घूम, सेक्टर में तुझे जहाँ घूमना है घूम, जो भी सेक्टर जाना है जा, लेकिन सेक्टर के बाद जो पड़ता है सुपेला, वहां तुम्हें अलाउड नहीं है। तो ये क्या है सेक्टर, दिस इज योर डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि मम्मी ने बोल दिया है यही है तेरी तेरी डोमेस्टिक टेरिटरी, यही है तेरी लिमिट, और ये एरिया के बाहर तू गया तो फिर तेरी खैर नहीं, ठीक है। तो ये क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी। जो हमारा इंडिया का मैप है, जो भी चीजें इंडिया में आती है, जो भी चीजें इंडिया के मैप के अंदर, जो भी शहर आती है, सिटीज आती है, वो सब आपके डोमेस्टिक टेरिटरी। आप बोलते हैं मैं इंडिया में घूमने जा रहा हूँ, तो आप डोमेस्टिक टेरिटरी में घूम रहे हो। आप अगर इंडिया के मैप से कहीं और जाते हो तो आप क्या बोलते हो, फॉरेन घूमने जा रहा हूँ, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब क्या हुआ, जहाँ पे आप रहते हो, यानी आपकी पॉलिटिकल फ्रंटायर। समझा यहाँ तक। तो डोमेस्टिक टेरिटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग इन लेमैन लैंग्वेज। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटायर ऑफ ए कंट्री। जो आपकी बॉर्डर होती है इंडिया की, वो इंडिया की बॉर्डर, इंडिया की बॉर्डर के बाहर जाते हो तो वो आपकी क्या है, आउट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी। और इंडिया के अंदर की बॉर्डर तक आप क्या हो, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो, ठीक है। अब देखो डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। अगर वो सारी एक्टिविटी हो रही है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, तो इंडिया के मैप के अंदर, तो आप उसको डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करोगे, ठीक है। अब देखो कौन सी चीजें अब इंक्लूड होती है। सबसे पहला आ जाता है शिप। क्या आ रहा है सबसे पहले, शिप। Ship include in addition to political frontier, it also includes, यानी इंडिया के टेरिटरी में कौन सी चीजें इंक्लूड हो रही। सबसे पहले आ जा रहा है शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन, शिप और एयरक्राफ्ट, याद रखना क्या है, शिप और एंड एयरक्राफ्ट ओन यानी खुद का, एंड ऑपरेटिंग बाय नॉर्मल रेसिडेंट,
रेसिडेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो शिप और एयरक्राफ्ट है, क्या शिप और एयरक्राफ्ट है, वो कौन चला रहा है? एक नॉर्मल रेसिडेंट चला रहा है। अब देखो नॉर्मल रेसिडेंट यानी क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। नॉर्मल रेसिडेंट यानी क्या होता है? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। क्या बोल रहा है? इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily reside in the country and whose center of economics, क्या बोल रहा है? And whose center of economics or interest already lies in that country। मतलब नॉर्मल रेसिडेंट यानी वो पर्सन होता है जो इंडिया में रहता है, इंडिया में खाता है, इंडिया में घूमता है, इंडिया में कमाता है, सारी सारी चीजें वो कहाँ करता है? इंडिया में करता है, यानी वो अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में करता है। तो मैं उसे क्या बोलती हूँ? नॉर्मल रेसिडेंट। क्लियर? तो नॉर्मल रेसिडेंट यानी वो पर्सन होता है जो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी मैं मान लो इंडिया में रहती हूँ, तो इंडिया के अंदर मैं जो भी चीजें कर रही हूँ, खा रही हूँ, कमा रही हूँ, सो रही हूँ, घूम रही हूँ, वो सब चीज मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ जाएगी और मैं क्या बन जाऊंगी? नॉर्मल रेसिडेंट। मैं आपकी फैमिली सब कौन है? नॉर्मल रेसिडेंट, क्योंकि आप सब इंडिया में रह के खा रहे हो और कमा रहे हो, क्योंकि आपकी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? एंड व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक इंटरेस्ट? यानी आपका खाना पीना रहना वो सब कहाँ पर है? इंडिया में है, आपकी कंट्री में है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है। इसलिए मैं आपको क्या कंसीडर कर रही हूँ? नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो ये ले पॉइंट पे आओ जरा। ये ला पॉइंट क्या बोल रहा है आपको? डोमेस्टिक। ये ला पॉइंट देखो आपको क्या बोल रहा है? शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड ऑपरेटिंग बाय नॉर्मल रेसिडेंट। यानी एक पर्सन जिस कंट्री में रहते हैं, हम इंडिया का एग्जांपल लेके चलते हैं, यानी एक पर्सन इंडिया में रह रहा है, इंडिया में खा रहा है, इंडिया में कमा रहा है, इंडिया में घूम रहा है, अगर उसके पास शिप और एयरक्राफ्ट है और वो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, तो वो किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। फिर से पढ़ो। शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेट बाय नॉर्मल रेसिडेंट। कौन ऑपरेट कर रहा है? नॉर्मल रेसिडेंट, यानी वो खुद चला रहा है और वो खुद की है। बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल प्लेन्स ऑपरेट बाय एयर इंडिया। प्लेन कौन ऑपरेट कर रहा है? एयर इंडिया ऑपरेट कर रहा है बिटवीन इंडिया जापान, इंडिया और जापान के बीच में ऑपरेट कर रहा है। आर पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्योंकि वो इंडिया से निकल के कहा गया है, जापान में गया है, और उसे चला कौन रहा है? इसकी देखो डोमेस्टिक टेरिटरी में दो चीजें इंक्लूड होगी शिप के अंदर। कौन सी? या तो वो खुद की होनी चाहिए, इंडिया की होनी चाहिए, और उसे चला कौन रहा है? एक इंडियन पर्सन चला रहा है। तब ही वो चीज को मैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड करूंगी कि हाँ भाई ये चीज डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगी, यानी उससे होने वाली इनकम इंडिया में ही कैलकुलेट होगी। ठीक है, अब सेकंड आता है फिश एंड एयरक्राफ्ट। सेकंड क्या है? फिश एंड वेसल, सॉरी, फिश एंड वेसल। ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। क्या बोल रहा है? फिश और वेसल के बारे में। ऑयल एंड नेचुरल गैसेस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेट बाय रेसिडेंट। देखो शिप है, शिप कौन चला रहा है? एक रेसिडेंट चला रहा है ऑफ ए कंट्री का इन द इंटरनेशनल वाटर। व्हाट इज इंटरनेशनल वाटर? यानी इंडिया के बाहर का पानी। वेयर दे हैव एक्सक्लूड राइट्स ऑफ ऑपरेशन, जहाँ पे हमें राइट्स ऑफ ऑपरेशन एक्सक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल फिशिंग बोट्स ऑपरेट बाय इंडियन फिशर। फिश बोट कौन चला रहा है? इंडियन फिशमैन चला रहा है, फिशरमैन in the international water of Indian Ocean will be considered a part of domestic territory of a country। यानी सबसे पहला अगर आपके पास शिप एंड एयरक्राफ्ट है और उससे ओन्ड
कौन कर रहा है, नॉर्मल रेसिडेंट कर रहा है, तो उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड करेंगे। सेकंड, फिशल वेसल, यानी फिशल वेसल ऑयल एंड नेचुरल गैसेस अगर एक इंडियन ओशन में ऑपरेट की जा रही है, फ्लोट की जा रही है और वो इंटरनेशनल वाटर में जा रहा है, तो भी हम उसे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड करेंगे। क्लियर है। थर्ड आ जाता है एम्बेसीज। एम्बेसीज कंसल्टेंट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। हमारी इंडिया की एम्बेसी और ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आउट ऑफ इंडिया में सेटल्ड है, तो भी मैं उसे अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड करूंगी। एग्जाम्पल देखो, इंडियन एम्बेसी इन रशिया इज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखो, मैं तुम्हें एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दूं, बहुत अच्छे से समझ आएगा क्या। तुमने मूवी देखी है बजरंगी भाईजान? याद है मूवी? अगर मुन्नी भर जाती, मुन्नी कहाँ की रहती, पाकिस्तान की रहती है। वो किसके पास जाती है? भाईजान के पास जाती है। वो बोलती है, मतलब उसे घर से अंग्रेज तो बोल नहीं सकती। अब भाईजान को पता चल जाता है कि वो पाकिस्तान की, तो उसे कहाँ लेके जाता है, एम्बेसी में लेके जाता है। और वो एम्बेसी में क्या करते हैं, उसका पासपोर्ट, वीजा सब चीज बना कर देते हैं। यानी वो कहाँ की एम्बेसी है, पाकिस्तान की एम्बेसी है। पाकिस्तान वालों ने इंडिया में अपनी एम्बेसी खोल के रखी थी कि इंडिया वालों को अगर पाकिस्तान जाना हो तो आप यहाँ से कांटेक्ट करो, और अगर पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट ले जाना है, एंट्री करना है, तो उस एम्बेसी के थ्रू आप जा सकते हो। तो वो क्या है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी कहाँ पर है, इंडिया में है। यानी अगर वो एम्बेसी में आ जाएगी तो वो ये नहीं बोलेंगे कि हम इंडिया में आ जाए, वो क्या बोलेंगे, हम पाकिस्तान वाले एरिया में है, क्योंकि ये एरिया हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की एम्बेसी पाकिस्तान में है या तो फिर जापान में, तो हमारी जो एम्बेसी है, हमारा जो पासपोर्ट, वीजा, ये सारी चीजें बनेगी, वो वहां पे भी हो सकता है। तो वहां पे जो हमारी इंडियन एम्बेसी ऑफिस जो शिफ्ट है इंडिया के नाम से, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी की हो जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एम्बेसी इन रशिया, इंडियन की एम्बेसी कहाँ पर है, रशिया में, इज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब मुझे एग्जैक्टली वो मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बता रही हूँ, ऑफिस, कार्यालय रहता है, उसके सामने में बहुत सारे पर्सन बैठे रहते हैं, और बाजू में एक ऑफिस भी रहता है जो इंडियन एम्बेसीज का रहता है, और इंडियन पीपल वहां जाके क्या बोलते हैं, मेरा पासपोर्ट, वीजा प्लीज मुझे रिव्यू कर दो, कर दे, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं हमें जाने के लिए, तो वो पर्सन हेल्प करते हैं आपको अपनी कंट्री जाने के लिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एम्बेसीज बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक के, समझा? तो इंक्लूड क्या क्या होगा डोमेस्टिक टेरिटरी में, सबसे पहले तो शिप एंड एयरक्राफ्ट इंक्लूड हो जाएगा। सबसे पहले यही इंक्लूड होगा, शिप एंड एयरक्राफ्ट, जो कि चला कौन रहा है, नॉर्मल रेसिडेंट चला रहा है, और वो किसका है, नॉर्मल रेसिडेंट का ही है, यानी ओन्ड एंड ऑपरेट बाय नॉर्मल रेसिडेंट। सेकेंड आ जाएगा फिशिंग वेसल्स। फिशिंग वेसल ऑयल एंड नेचुरल गैसेस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेट बाय द रेसिडेंट, यानी वो वेसल कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन चला रहा है, एक नॉर्मल रेसिडेंट चला रहा है, कहाँ, कंट्री का, इन द, कहाँ पे चला रहा है, इंटरनेशनल वाटर में चला रहा है, हम उसे क्या बोलेंगे, फिशिंग वेसल, जो कि पॉलिटिकल फ्रंटियर यानी डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाता है। थर्ड आ जाएगा एम्बेसी और कंसल्टेंट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, जो कि हमारा इंडिया का ऑफिस आउटसाइड इंडिया में लोकेटेड है, तो मैं उसे अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करूंगी। Embassies consult and military establishment of a foreign country. For example, Japan embassy in India is a part of domestic territory of Japan, not in India. जापान एम्बेसी का इंक्लूडेड है इंडिया में, तो इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी इन जापान, तो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड हो जाएगी, ना कि इंडिया। अब देखो, इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब दिया हुआ है,
or domestic territory is the geographical territory administered by government within which person, goods and capital circulate freely. Wherever our resident earn income, operate and have control that area of domestic territory. जहाँ पे हम इंडिया के पर्सन इंडिया में बैठकर वहाँ पे कंट्रोल करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, या तो वहाँ पे जाके काम करते हैं, हम उसे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड करेंगे। समझा? अब नॉर्मल रेसिडेंट तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन तो भी एक बार फिर से ओवर करते हैं। Definition: normal resident of a country refers to an individual, कौन है? Individual and institution who ordinary reside in country, जो कि कंट्री में ही रहता है, and whose center of economics यानी अर्निंग कहाँ पे हो रही है? इंडिया में हो रही है, तो मैं उसे क्या बोलूंगी? नॉर्मल रेसिडेंट, यानी जो इंडिया में, जिसका इंडिया में घर है, इंडिया में अर्न कर रहा है, इंडिया में खा रहा है, इंडिया में पी रहा है, इंडिया में घूम रहा है, इंडिया में सो रहा है, सारी चीजें इंडिया में कर रहा है, मैं उसे क्या बोलूंगी? नॉर्मल रेसिडेंट। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स से भी क्या होता है? रेसिडेंट लीव्स or is located within the domestic territory. The resident carries out basic economic activities of like earning, spending, accumulation from that location. देखो हमने तो पढ़ा कि कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। Following are not included under the category of normal resident. नॉर्मल रेसिडेंट भी हमने देखा कि हम किसको बोलेंगे नॉर्मल रेसिडेंट। अब यहाँ पे पढ़ना है किसको हम नहीं बोलेंगे नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है? किसको हम नहीं बोलेंगे? सबसे पहला फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर, यानी जो भी फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स इंडिया में आते हैं, ताजमहल जाते हैं, वहाँ पे क्या कितने सारे टूरिस्ट आते हैं, कितने सारे फॉरेनर्स आते हैं घूमने के लिए आते हैं, तो मैं उसे अपने नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि वो तो ऑब्वियस ही बात है, वो सिर्फ घूमने आ रहे। अगर हम भी फॉरेन जाएंगे घूमने, तब बाकी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, हम क्या बोलेंगे? टूरिस्ट एंड विजिटर कहलाएंगे। तो विजिट a country for recreation, holiday, medical treatment, study, sports or conference, etc. समझा? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, foreign staff of embassies, official, diplomat and member of the armed force of a foreign country located in the given country, यानी एम्बेसीज जो रहती है वहां की, और अगर हमारे एम्बेसीज में कोई और फॉरेन इंडियंस फॉरेन पर्सन्स काम कर रहे हैं, तो भी वो वही के कहलाएंगे, ना कि इंडिया के कहलाएंगे। ठीक है? थर्ड आ जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वो भी मिलता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपने सुना होगा, लाइक यूएन, WHO etc. are not considered as normal resident of the country in which they operate. They are treated as the normal resident in international area, यानी वो क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट ट्रीट करेंगे इंटरनेशनल एरिया में। ठीक है? फोर्थ आ जाता है employees of international organization are considered as resident of the country to which they belong and not of the international area. For example, an American working in UN office located in India, जो अमेरिकन है वो इंडिया के ऑफिस में काम कर रहा है, will be treated as normal resident of अमेरिका। क्यों मैं इसे यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रही हूँ? बताओ। इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, मैं इसे इंक्लूड इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे इंडिया में जो ऑफिस है वहाँ पे कौन आ रहा है? फॉरेन पर्सन आ रहा है। फॉरेन पर्सन आ रहे हैं, उनकी इनकम भी फॉरेन से हो रही होगी क्योंकि वो एम्बेसीज में है, एम्बेसीज में, तो वो कहाँ का नागरिक कहलाएगा? फॉरेन का ही नागरिक कहलाएगा। तो एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड एज रेसिडेंट ऑफ द country to which they belong, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडिया में है और वो कहाँ पे है? इंडिया में सिचुएटेड है, तो जो भी पर्सन है वहाँ का, उसकी अर्निंग कहाँ से होगी? फॉरेन से ही होगी, उसकी एक्चुअल अर्निंग जहाँ से होगी वही का नागरिक कहलाएगा। कंट्रीज टू विच दे बिलोंग एंड नॉट ऑफ द इंटरनेशनल एरिया।
Yeah. If the employees are working for more than 1 year in which such international institution, they can become the normal resident to a country in which such institution are located. It means if the American is working in UN office in India for more than 1 year, then he will be treated as normal resident of the country. अब देखो यहाँ पे कंडीशन देनी चाहिए. हमने क्या करा कि ये चीजें इंक्लूड होगी और ये चीजें इंक्लूड नहीं होगी. अगर आप फॉरेन के हो, इंडिया में काम कर रहे हो कुछ टाइम के लिए, तो आप नॉर्मल रेसिडेंट फॉरेन के ही कहलाओगे. लेकिन मान लो आप 1 साल से ज्यादा रह रहे हो कहाँ पे, इंडिया में. क्या बोला मैंने, अगर आप 1 साल से ज्यादा रह रहे हो इंडिया में और इंडिया में ही अर्न कर रहे हो, तो आप नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ के कहलाओगे, इंडिया के कहलाओगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ. मेरा एक कजन है जो कि इंडिया में पढ़ता भी है और जॉब भी करता है. मतलब वो 4 साल से वो भैया वहीं पर है वियतनाम में. तो वो क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट के कारण के वियतनाम में. क्योंकि उनका रहना, खाना पीना, सोना, घूमना, कमाना, खर्चा करना, ये सब कहाँ है, वियतनाम में हो रहा है. इसलिए मैं उन्हें क्या कंसीडर करूंगी, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, ना कि इंडिया. समझ आया. तो नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, जो जहाँ पे रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, खर्चा कर रहा है, कमा रहा है, सब चीज जो वहाँ पे करेगा, हम उसे वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट मान लेंगे. अब देखो लास्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, crew member of foreign vessels, commercial traveler and seasonal workers, provide they stay in less than 1 year. हम उन्हीं क्रू मेंबर को हम नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया के ही मानेंगे अगर वो लेस देन 1 ईयर काम कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया. ठीक है. अब लास्ट पॉइंट आ जाते हैं 6, बॉर्डर वर्कर हु लीव्स नेवर टू बी इंटरनेशनल बॉर्डर एंड वर्क ओवरसीज. नॉर्मल सी बात है, जो हमारे अमेरिकन पर्सन हो, अमेरिकन आर्मी पर्सन होते हैं, वो बॉर्डर में जाते काम करने के लिए, रक्षा करने के लिए हमारी. तो वहां पे अगर वो लेस देन 1 ईयर रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है कम टाइम के लिए रहते हैं, तो हम वहां पे उनको क्या मानेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही मानेंगे. ठीक है. who lives and who live near the international border and cross the border on a regular basis of work in the other country, they are treated as normal resident of the country where they live, not where they work. हम क्या बोलेंगे, जहाँ पे भी वो रह रहे हैं हम वही का उनको नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे, ना कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं. समझा. बॉर्डर वर्क के लिए स्पेशली कंडीशन. अब लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशिप. क्या बोला मैंने, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशिप. सिटीजनशिप यानी क्या होता है, तुम मुझे बताओ. रेसिडेंशिप यानी क्या होता है, बताओ बताओ बताओ. कमेंट करो, पॉज करो और सोचो, उसके बाद चर्चा करना. बोलो जी बोलो. देखो सिटीजनशिप यानी क्या होता है, लीगल कॉन्सेप्ट. मैं इंडिया में जन्म ली हूँ, मैं क्या की हूँ, इंडिया में जन्म ली हूँ, तो मैं सिटीजन कहाँ की हुई, इंडिया की हुई. लीगली मेरा बर्थ जहाँ हुआ है मैं वहां की सिटीजन बन जाऊंगी. क्योंकि क्या होता है, गवर्नमेंट ये बोलती है आप जहाँ पे बर्थ होगे आप वही के सिटीजन बन जाओगे और वो एरिया आपका हो जाएगा, यानी लीगली ऑफिशियली आप वहाँ के हो जाओगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं अमेरिका में जन्म ली, मेरा अमेरिका में बर्थ हुआ, मैं सिटीजन कहाँ की हुई मैं अमेरिका की. लेकिन मैं वहां से आ गई इंडिया में और मेरा रहना खाना पीना इंडिया में हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं एक नॉर्मल रेसिडेंट हूँ कहाँ की, इंडिया. अच्छा. तो सिटीजनशिप यानी क्या होता है, इट इज बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट जो कागजात में लिखा जाता है बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ. आप जहाँ पे जन्म लेते हो वो उसे हम क्या बोल देते हैं, आपकी सिटीजनशिप कंसीडर वहाँ की कर लेते हैं. और ये सिटीजनशिप आप एक ही जगह की ले सकते हैं, 10 जगह की ले सकते of the person and some legal provision allowing a person to become a citizen. ठीक है. सिटीजनशिप
can arise in two ways. When a person is born in India, he acquires automatic citizenship of India. अगर मैं इंडिया में born हुई हूँ तो मेरी automatically अपने आप सिटीजनशिप कहाँ की बन जाएगी, इंडिया की बन जाएगी. A person born outside India applies for citizenship and India laws allow him to become Indian citizen. अगर इंडियन लॉ अलाउ कर दी है कि आप फॉरेन में जन्म लियो लेकिन आपको इंडिया में रहना है, तो इंडिया आपको इंडिया की सिटीजनशिप दे देगी. क्लियर. सेकंड आता है रेसिडेंशिप. इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. क्या है रेसिडेंशिप? यानी कि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. व्हाट डू मीन बाय रेसिडेंट? मैं रेसिडेंशिप नहीं पूछूंगी, सिर्फ रेसिडेंट तुम मुझे बताओ क्या होता है. यानी जहाँ पे आप स्टे रहते हो, बेसिकली जहाँ पे रहते हो. इट इज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द पर्सन. व्हाट डू बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज बताना जरूरत है, मुझे ये चीज पढ़ चुकी. सोचो क्या है बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है. परफॉर्म बाय अ पर्सन. An individual is a normal resident of a country if he ordinarily reside in the country for more than 1 year and his center of economic interest also lives in that country. यानी उसका रहना कहाँ पे हो रहा है, जिस कंट्री में भी हो रहा है, 1 साल से ज्यादा हो रहा है, तो हम उसे रेसिडेंट मान लेंगे. ठीक है. एग्जाम्पल देखो क्या बोला है. सिटीजनशिप यानी based on legal status or birth or law. Resident based on economic activities and center of economic interest. A Chinese living in India for more than 1 year. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एक चाइनीज है जो कि इंडिया में रह रहा है 1 साल से ज्यादा. एक चाइनीज है जो कि इंडिया में रह रहा है more than 1 year. Of India. However, he is not citizen. वो इंडिया का सिटीजन नहीं है और नेशनल भी नहीं है ऑफ इंडिया का. He does not become Indian citizen. लेकिन वो इंडियन सिटीजन नहीं बन सकता. It means a person can be citizen of one country. क्या बोल रहा है? A person citizenship किसकी ले सकता है? सिर्फ एक कंट्री की ले सकता है. Same time resident of another कंट्री, और वो दूसरी कंट्री की रेसिडेंशिप ले सकता है. यानी रेसिडेंशिप हम दूसरी कंट्री की ले सकते हैं, लेकिन सिटीजनशिप हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री की लेंगे, क्योंकि जहाँ पे मैं बर्थ ले रही हूँ मैं वहीं की सिटीजनशिप मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाती है. अगर आपको वहाँ की सिटीजनशिप नहीं चाहिए तो आप बाय लॉ किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले सकते हो. और आपका रेसिडेंशिप यानी आपका रहना, खाना, पीना, कमाना, खर्चा करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये चीज आप कहीं और पे कर सकते हो. जैसे मेरे भैया क्या किए, इंडिया में बर्थ लिए लेकिन उनकी सिटीजनशिप कहाँ की है, इंडिया की, और उनकी रेसिडेंशिप कहाँ की है, वियतनाम. डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेसिडेंट का यहाँ पे डिफरेंस. कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड इन इकोनॉमिक टेरिटरी. यानी इकोनॉमिक टेरिटरी इंडिया की टेरिटरी, इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर आप कुछ काम कर रहे हो, तो मैं से क्या बोलूंगी, डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है. कैरिड आउट बाय अ रेसिडेंट, जो कि एक रेसिडेंट पर्सन परफॉर्म कर रहा है और नॉन रेसिडेंट भी परफॉर्म कर रहा है. ठीक है. डोमेस्टिक प्रोड्यूस इन टर्म एज डोमेस्टिक इनकम. जो भी आप इंडिया में कमाओगे मैं से क्या बोलूंगी, डोमेस्टिक इनकम. नॉर्मल रेसिडेंट हेल्प टू एस्टिमेट नेशनल प्रोडक्ट. नेशनल प्रोडक्ट को हम आइडेंटिफाई करने के लिए नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट लेते हैं. नॉर्मल प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट टू अ फैक्ट वेदर perform within the economic territory or outside it. The money value of national product is termed as national income. The concept of domestic territory and national income has been discussed इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. अब देखिए एक एग्जांपल दिया, फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया. एक फॉरेन टूरिस्ट है जो कि इंडिया में विजिट किया है फॉर 1 महीने के लिए टू सी ताजमहल. ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हम उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे. क्लियर है, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा रह रहे थे, उसे नॉर्मल रेसिडेंट बोलते हैं. अब इंडियन
Muslims going to Hajj treated as normal resident of India, तो सर से गलत है। सिटीजनशिप यानी लीगल स्टेटस, ठीक है, एंड रेसिडेंटशिप यानी कि इकोनॉमिक स्टेटस प्लस सेंटर ऑफ इंटरेस्ट। सिटीजनशिप यानी क्या होता है, जहाँ पे आप बर्थ ले रहे हो, और रेसिडेंशियल यानी आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, खाना पीना रहना क्लियर, समझा। ये सब बेसिक्स हुआ आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब ये सब चीज तो थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे, थोड़ा डिटेल कर दिया। डोमेस्टिक टेरिटरी हमने पढ़ा, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है पढ़ा, सिटीजनशिप रेसिडेंटशिप हमने पढ़ा। अगर कुछ कंफ्यूजन है, कहीं पे डाउट आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है, बिना डरे। कुछ भी पॉइंट पे भी कि मैम यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, इसको आप मुझे फिर से एक्सप्लेन करो, आई एक्सप्लेन, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर। आई होप आपको सारे टॉपिक आज के क्लियर होंगे, अगर क्लियर नहीं आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, मैं लेक्चर एंड कर रही हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।